चलिए वेलकम, स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं ये समान भूगोल के अंतर्गत आर्द्रता। समष्टि फिजिक्स में भी आर्द्रता देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ सिद्धांत है, यहाँ थ्योरी के आधार पर पढ़ेंगे। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप भूगोल से संबंधित पूछ देता है आर्द्रता, तो आप लोग फिजिक्स में ढूंढते रहते हैं कहाँ पूछा और नहीं बनता होगा। आर्द्रता पहले से आर्द्रता को हम लोग चार रूपों में पढ़ेंगे। पहला है अभिप्राय, दूसरा है आर्द्रता का प्रकार, तीसरा आर्द्रता का स्वरूप और चौथा हिमांक बिंदु। ठीक है, तो अभिप्राय में पहले समझिए कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, जल का जो वाष्प है वायुमंडल में उपस्थित है उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्लियर हो गया? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहा गया? आर्द्रता कहा गया। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा। वायुमंडल में कितना आर्द्रता है इसको हम कैसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। आगे, वायुमंडल में जल वाष्प अनुपात कितना पाया जाता है? 0 से 4% तक। वायुमंडल में जल वाष्प अनुपात कितना पाया जाता है? 0 से 4% अनुपात तक, बस 4 से ज़्यादा नहीं, 0 से 4%। वायुमंडल में जलवाष्प अनुपात सर्वाधिक कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे। वायुमंडल में जलवाष्प अनुपात सर्वाधिक विषुवत रेखा पे और न्यूनतम ध्रुवीय प्रदेश और रेगिस्तान। इसलिए रेगिस्तान में सबसे गर्मी अधिक रहता है और ध्रुवीय प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा रहता है। क्लियर हो गया? आर्द्रता सामर्थ्य क्या का किसको कहते हैं? परिभाषा आर्द्रता सामर्थ्य निश्चित तापमान पर वायु में कोई निश्चित तापमान ले लेते हैं, पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करना। किसी वायु का कोई निश्चित तापमान है और निश्चित आयतन है वायु का किसी क्षेत्र में, और वो जो नमी धारण कर लिया उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, समान रूप से वायु का तापमान जितना अधिक होगा वायु के द्वारा नमी धारण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ये पूछेगा कि आर्द्रता के अंतर्गत पूछेगा कि वायु का तापमान जितना अधिक होगा तो वायु के द्वारा नमी धारण की क्षमता अधिक होगी, कम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूछता है ना, तो ये याद रखोगे कि वायु का तापमान जितना अधिक होगा वायु के द्वारा नमी धारण करने की क्षमता उतना ही अधिक होगी। स्तर अब देखते हैं, तो आर्द्रता का जो स्तर है वो अधिक कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में और दिन में, और कम कब होगा? शीत ऋतु में और रात्रि में। आर्द्रता का जो आधार है, स्तर है, पूछेगा अधिक तो गर्मी ऋतु में, दिन में, क्योंकि दिन में तापमान चाहिए ना, लिखा हुआ है कि वायु का तापमान, तो दिन में तापमान मिलता है वायु का, तब वो अधिक होगा, और गर्मी में सबसे अधिक तापमान मिलता है। शीत ऋतु में रात में तो तापमान कम रहता है, कम होगा। चलिए लिखिए, इसमें कुछ था नहीं। चलिए अब आर्द्रता का प्रकार समझिए। आर्द्रता 3 प्रकार का होता है: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता कितने प्रकार का होता है? 3: निरपेक्ष, विशिष्ट और सापेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं? वायु की प्रति इकाई आयतन में, वायु को आयतन जो है, वायु का आयतन, उसकी प्रति इकाई आयतन में जितना जल वाष्प की मात्रा रहेगा उसको क्या कहते हैं? इसे मान लीजिए ये वायु का पिंड है, वायु का पिंड है, इसमें प्रति इकाई आयतन, यहाँ पर मान लेते हैं प्रति इकाई आयतन जितना जल वाष्प रहेगा, जल वाष्प है, क्या कहलाएगा? हाँ, निरपेक्ष आर्द्रता। क्लियर हो गया? वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को कैसे का मात्रा क्या है? इकाई क्या है? ग्राम प्रति घन मीटर। अभी पूछ देगा मात्रा तो पढ़ रहा है, न्यूटन बल दे रहा है,
आप पूछ रहा है कुछ और, कहाँ से पूछा? आउट ऑफ सिलेबस। क्या बोलोगे? आउट ऑफ सिलेबस ही बोलती हो ना सुधा। शुरू आई थी, बहुत मेहनत की है सर, लेकिन आउट ऑफ सब सिलेबस ही था। अब समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस था कि नहीं था? हाँ, पढ़े नहीं यार, पहले बोल दिया आउट ऑफ सिलेबस, दूसरे विद्यार्थी को भी भड़का दी। डर से तैयारी नहीं करे, कितना मेहनत की है, नहीं हुआ तो बोल दिया आउट ऑफ सिलेबस। मेहनत किया है, टमटम के जैसा किया है कि सही दिशा में किया है, ये भी तो पता चले। तो इकाई मात्रा ग्राम प्रति घन मीटर। निरपेक्ष आर्द्रता किस पे निर्भर करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरपेक्ष आर्द्रता किस पे निर्भर करता है? यानी निरपेक्ष आर्द्रता किस पर? वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जितना वर्षा की मात्रा होगा माना जाएगा कि उतना निरपेक्ष आर्द्रता है। निरपेक्ष आर्द्रता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि वर्षा की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता पर। क्लियर हो गया? निरपेक्ष आर्द्रता किस पर निर्भर करता है? वर्षा की मात्रा पे। अब निरपेक्ष आर्द्रता की स्थिति अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है? अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट या 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 86 फ़ारेनहाइट बराबर 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूनतम कितना? 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना? 5 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अब निरपेक्ष आर्द्रता अधिकतम कहाँ होगा, न्यूनतम कहाँ होगा? इसका मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कमेगा या बढ़ेगा? कमेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अधिकतम है, ध्रुवों पर न्यूनतम है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कमेगा ना। ये कॉन्सेप्ट बना लेना दिमाग में। आ गया अधिकतम समुद्री सतह पर, न्यूनतम समुद्र से दूर, यानी कहाँ? स्थल भाग पे निरपेक्ष आर्द्रता कम होता है, समुद्री सतह पर अधिकतम होता है। इसका मतलब समुद्र से स्थल की ओर जाएंगे, घटेगा या बढ़ेगा निरपेक्ष आर्द्रता? घटेगा, घटेगा ना। आगे गर्मियों में अधिकतम और शीत ऋतु में न्यूनतम होता निरपेक्ष आर्द्रता। दिन में अधिक होता निरपेक्ष आर्द्रता, रात में कम न्यूनतम होता। क्लियर हो गया? आ गया विशिष्ट आर्द्रता किसको कहते हैं? वायु की प्रति इकाई भार, यहाँ है प्रति इकाई आयतन शब्द रहेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता मारना, भार शब्द रहेगा तो विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, यहाँ जलवाष्प की मात्रा, यहाँ जलवाष्प का भार। भार शब्द रहे तो क्या मारोगे? और आयतन शब्द रहे तो? क्लियर हो गया ना? मूल शब्द बता दिए। अब विशिष्ट आर्द्रता का मात्रा की इकाई क्या है? ग्राम प्रति किग्राम। ग्राम रहे या प्रति किग्राम रहे, अनुमान लगाया जा सकता है। विशिष्ट आर्द्रता से किसका अनुमान लगाते हो? वायुमंडल में संभावित वर्षा कितना, नहीं वैज्ञानिक लोग कहता है कि इतना वर्षा होगी, तो वो किस आधार पर लगाते हो? विशिष्ट आर्द्रता के आधार पे। क्लियर है ना? वायुमंडल से संभावित वर्षा की मात्रा किस पर अनुमान लगाते हैं? किससे अनुमान लगाते हैं? विशिष्ट आर्द्रता से। विशिष्ट आर्द्रता से वायुमंडल में वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है कि इतना पानी होगा या इतना पानी बारिश होगा। यहाँ पे निरपेक्ष आर्द्रता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे दोनों में ये है। अब सापेक्षिक आर्द्रता किसको कहते हैं? पहले समझ लो, सापेक्षिक आर्द्रता किसको कहते हैं? तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, कोई निश्चित तापमान या कोई तापमान ले ले, कोई तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का अनुपात वायु का जलवाष्प धारण करने की क्षमता। इसीलिए हम लिख दिया बटा, लिख दिया अनुपात समझो। ठीक है, याद हो जाएगा। तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का अनुपात वायु का जलवाष्प धारण करने की क्षमता, यानी कोई तापमान पर जलवाष्प कितना है और उसी तापमान पर वायु द्वारा जलवाष्प को कितना धारण करता है, क्या कहलाएगा? सापेक्षिक आर्द्रता कहलाएगा। इसका इकाई किसमें व्यक्त करते हो? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। निर्भर करता है सापेक्षिक आर्द्रता किस पे निर्भर करता है?
निरपेक्ष आर्द्रता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। निरपेक्ष और सापेक्ष ये होता है ना। तो सापेक्ष आर्द्रता किस पे निर्भर करता है? जलवाष्प की मात्रा पर, जल धारण करने की क्षमता पर, वायु का तापमान पर। सापेक्ष आर्द्रता निर्भर करता है प्रश्न ऑप्शन या जलवाष्प की मात्रा किस पर निर्भर होता है? सापेक्ष आर्द्रता या निरपेक्ष? सापेक्ष। ये तीनों याद रखोगे। विशेषताएं क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता विशेषताएं क्या है? वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगा तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? बढ़ जाती है। वायु का तापमान बढ़ जाने पर सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? कम हो जाएगा। उसका उल्टा, संतृप्त वायु का सापेक्ष आर्द्रता कितना होता है? 100% होती है। संतृप्त वायु का सापेक्ष आर्द्रता कितना परसेंट? 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए क्या है? लाभदायक है। हवा का सापेक्ष आर्द्रता निर्धारित करता है। हवा का सापेक्ष आर्द्रता किसको किसको निर्धारित करता है? वाष्पीकरण की दर को और वाष्पीकरण की मात्रा को। अभी वाष्पीकरण नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे बताएंगे। कहाँ खोई हो? वैसे तो सुना जाता है। हवा का सापेक्ष आर्द्रता निर्धारित किसको करता है? वाष्पीकरण की दर को और वाष्पीकरण की मात्रा किससे निर्धारित होता है? वाष्पीकरण की दर और वाष्पीकरण की मात्रा किससे निर्धारित होता है? हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर। क्लियर है? चलो लिखो। अब आइए आर्द्रता का शब्द यह शुरू। जो वाष्पीकरण है, संघनन है, ये किसका भाग है? आर्द्रता का शब्द। ठीक है, भाग। वाष्पीकरण बार बार हम लोग पढ़ते हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसको कहते हैं? जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। वाष्पीकरण की दर एवं मात्रा निर्धारित होता है किससे? किससे निर्धारित होता है? हवा के सापेक्षिक आर्द्रता पर। पूछेगा वाष्पीकरण की दर एवं मात्रा निर्धारित होता है हवा के सापेक्षिक आर्द्रता पर। हवा के सापेक्षिक आर्द्रता पर सर्वाधिक वाष्पीकरण महाद्वीप क्षेत्रों में, महाद्वीप क्षेत्रों में देखें और महासागर क्षेत्रों में। ठीक है, दोनों जगह सर्वाधिक रहता है। तो महाद्वीप क्षेत्रों में मतलब स्थल भाग में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पूछेगा सर्वाधिक वाष्पीकरण महाद्वीपों में किस क्षेत्र में किस अक्षांश पर होता है? तो मारोगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऑप्शन में रहेगा, या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रहेगा, या 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अक्षांश रहेगा। तो 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी दोनों अक्षांश पर महाद्वीपीय क्षेत्र में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। अब महासागरीय क्षेत्र मतलब जल क्षेत्र, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। महासागर क्षेत्र में दोनों गोलार्ध में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। क्लियर हुआ? अब कहाँ ग्लोब है, कहाँ 10 डिग्री, कहाँ 20 डिग्री, बहुत बार चित्र बना दिए, याद हो जाना चाहिए। वाष्पीकरण का दर नियंत्रित होता है। वाष्पीकरण का दर, वाष्पीकरण कितना है, सबसे अधिक सबसे कम, वो किससे नियंत्रित होता है? वाष्पीकरण का दर जो नियंत्रित होता है वो तापमान से नियंत्रित होता है। वाष्पीकरण का दर पवन से होता है, मेघाच्छादन से होता है, मेघ है, वायु की शुष्कता से होता है, जल की, याद कर लोगे ये। वाष्पीकरण की दर नियंत्रित होता है तापमान से, पवन से, मेघाच्छादन से, वायु की शुष्कता से, जल की उपलब्धता से। अब लिख देगा केवल तापमान से, तो बात सही की गलत? गलत होगा, क्योंकि इतना से होता है। केवल शब्द अगर लगा दिया, यहाँ इतना से होता है वाष्पीकरण का दर नियंत्रित,
तापमान, पवन, मेघाच्छादन, वायु शुष्कता, जल की उपलब्धता। और इसमें कोई ऑप्शन देके केवल शब्द लगा दिया तो वो सही में जाओगे या गलत में जाओगे? गलत में जाना है, केवल शब्द लगाएगा तो। क्लियर है ना? आगे आओ। संघनन, संघनन क्या था? किसको कहते हैं? इसका उल्टा, वाष्पीकरण का उल्टा संघनन कहलाएगा। और अभिप्राय वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पीकरण के जब ये जल वाष्प में बदल जाता है, वाष्प का मतलब तरल या ठोस। जल की तुलना में वाष्प जो है नहीं, गैस, सॉरी, गैस। वाष्प तो ऑलरेडी क्या है? ठोस है। ये क्या है? गैस, 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 गैसीय है ना? ठीक है। जब जल का जब गैसीय अवस्था मतलब वाष्प अवस्था तरल या ठोस में बदल जाए, यानी जल का वाष्प की गैसीय अवस्था तरल या ठोस में बदल जाए तो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। जल का जब गैसीय अवस्था, गैसीय मतलब वाष्प, वाष्प जब फिर पुनः तरल या ठोस में बदल जाए, फिर जल के रूप में आ जाए या बर्फ के रूप में आ जाए तो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। संघनन की प्रक्रिया होता है इससे वायु के संतृप्त होने से। वायु के क्या है? तुम दिमाग लगा रहे दोनों, यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा खराब है, हमको पता है। वाष्पीकरण का क्या है? विपरीत है। जब जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो वाष्पीकरण, जब जल गैसीय अवस्था, जल का जो गैसीय अवस्था है ठोस या तरल में बदल जाए तो क्या कहलाएगा? संघनन। संघनन की प्रक्रिया किससे होता है? वायु के संतृप्त होने से। संघनन निर्भर किस पे निर्भर करता है? संघनन तापमान में कमी पर, वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है संघनन। संघनन उत्तरदायी है किसके लिए? वर्षण की उत्पत्ति के लिए। वर्षण मतलब वर्षा नहीं समझ लेना, वर्षण का मतलब वर्षा नहीं होता। संघनन उत्तरदायी है किसके लिए? वर्षण की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। वर्षा और वर्षण में अंतर है। वर्षण क्या है? देखो यही वर्षण है, लिख दिया है। संघनन जब वायुमंडल में जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तब क्या होता है? संघनन जब वायुमंडल में जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तब वर्षण होने लगता है। मतलब ओस, परा, तुषार, कोहरा, धुंध, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ये वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा नहीं, तो मार के फुर्सत कर देता है एग्जाम में। संघनन जब वायुमंडल में जलवाष्प में बदल जाएगा तो क्या होगा? वर्षण नहीं होगा। ओस गिर रहा है, कोहरा आया, देखते हो ठंडा दिन में हुई है, तो उसको वर्षण समझना। वर्षण मतलब ओस, तुषार, कोहरा या धूल, इसको वर्षण कहते हैं, वर्षा नहीं। क्लियर है? आर्द्रता ग्राही नाभिक का भाग। आर्द्रता ग्राही में कौन कौन चीज शामिल होता है जिसको आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं? धूल के कण, धुएं के कालिक और समुद्री नमक का कण, इन तीनों को क्या कहा गया? आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा गया। धूल के कण, धुएं के कालिक, समुद्री नमक का कण आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा गया। क्लियर है? चलो लिखो, फोटो खींच लो। आगे हम देखते हैं दूसरा में ही, संघनन में ही देखते हैं। संघनन में ही आगे लिखिएगा। आप बता रहे थे कि केमिस्ट्री में सर वो प्रक्रिया है जब गैसीय रूप क्या है? तरल में बदल जाता है। मतलब तरल में मतलब जल में, जल वाष्प, वाष्प एक गैसीय रूप है। जब वाष्प जल में बदल जाता है तो संघनन कहलाता है। लेकिन हम लिखे कि तरल और ठोस दोनों। ठोस का यहाँ भी पढ़ाई ये है, केमिस्ट्री में जो कर रहे हो कि वही प्रक्रिया, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री ही प्रक्रिया रखना। यहाँ ठोस का मतलब ये है कि आपको हम बताए थे, देखिए कॉपी में, कि जब वायुमंडल में जल संघनन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद वायुमंडल में जलवाष्प वर्षण का रूप धारण करता है, तो वर्षण ही ठोस है। अब क्लियर हुआ? जो
कोहरा तोहरा नहीं लिखा है, दोनों हो गया ना। तो संघनन प्रक्रिया के दौरान है वर्षण होता है। वर्षण किसके द्वारा होता है? संघनन। अब क्लियर हुआ, इसीलिए हम तरल ठोस दोनों लिखा दिया। केमिस्ट्री में जो लिखे हो, केमिस्ट्री में जो पढ़े हो, उसको केमिस्ट्री की भाषा में ही रखना है यार। जो केमिस्ट्री में पढ़े हो तो केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में, लेकिन ये भूगोल में तो इस हिसाब से जाना। जल वाष्प जब तरल में बदल जाए यानी जल में बदल जाए तो संघनन, ठीक है। जब संघनन प्रक्रिया वायुमंडल में क्या करने लगता हो, वर्षण कराने लगता है। तो वायुमंडल में वर्षण जो है वो ठोस को बताता है, ठोस प्रक्रिया को, संघनन के ठोस क्रिया को, संघनन के ठोस रूप को। क्लियर हुआ तरल ठोस? अब क्लियर हुआ। लेकिन केमिस्ट्री में जो पढ़े हो, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में ही ध्यान रखना। ये वर्षण होता था, वर्षण जो हुआ वो ठोस रूप बताता है। वर्षण क्या है? ठोस, यानी जल वाष्प ठोस में बदल रहा है वर्षण के रूप में। कोहरा तोहरा क्या क्या लिखा है देख लो। अब पूछेगा संघनन का क्या कारण है? उष्मा का ह्रास होना ही संघनन का कारण है। पूछेगा संघनन का मुख्य कारण क्या है, तो क्या मानोगे? उष्मा का ह्रास होना। उष्मा का ह्रास होना संघनन का कारण माना गया है। संघनन के लिए क्या शर्तें हैं, तब संघनन होगा, क्या परिस्थितियां हैं? पहला, वायु का क्या है? आयतन, आतन नहीं, आयतन नियत हो एवं तापमान औसत तक गिर जाए। पहला कंडीशन, वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान औसत तक गिर जाए। दूसरा कंडीशन, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। तीसरा, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल प्रविष्ट हो जाए। तीनों में कोई भी प्रक्रिया होगा तो संघनन कहलाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर लिख देगा केवल आगे, इसके आगे केवल लगा दे, इसके आगे केवल लगा दे, इसके आगे केवल शब्द लगा दे, तो वह गलत होगा। लेकिन तीनों में कोई एक दे और केवल शब्द ना लगाए तो वह सही होगा। क्लियर हुआ? या तो तीनों दे ऑप्शन में, या तीनों में कोई एक दे, उसके आगे केवल शब्द ना लगाए तो भी मार देना। लेकिन अगर सिर्फ केवल शब्द लगा दे, तीनों में कोई एक लिख के केवल आगे लगा दे, तो वो उसको गलत में ले जाओगे, औसत में ले जाओगे कि सत्य में ले जाओगे? औसत में नहीं, गलत में। क्लियर हुआ? ध्यान रखना, क्योंकि बनाने का भी हम बता रहे हैं, तो पता चला पढ़ उड़ के भी गोबर कर दिया। संघनन होने की स्थिति, संघनन दोनों आधार पे होगा। ये तो शर्तें है, ये क्या है? शर्तें। और ये स्थिति, जब औसत जमाव बिंदु से नीचे आ जाता है तो भी संघनन होगा। जब औसत जमाव बिंदु से ऊपर होता है तो भी संघनन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब औसत जमाव बिंदु से नीचे आ जाए तो भी संघनन होगा, जब औसत जमाव बिंदु से ऊपर जाए तो भी संघनन होगा। क्लियर है? अब औस नहीं हो, औस देखिए हो सुबह सुबह, अब पढ़ने लगा। वायुमंडलीय आर्द्रता, ठोस वस्तु, वायुमंडलीय आर्द्रता जो है ठोस वस्तु, जैसे पत्थर, घास, पत्तियां, ETC, जितना ठोस वस्तु पृथ्वी पे नजर आ रहा है, उस पर पानी की बूंदे के रूप में जमा हो जाए, इसको क्या कहेंगे? कहाँ कही हो? नहीं, तुम अपने पढ़ रही हो, दिखता था वो नहीं हो। ठीक है। ओस, वायुमंडल, इंसान जो जिससे भागता है उसका पीछा वही ज्यादा करता है, पता है कि नहीं? हाँ, अर्चना मुस्कुरा रही है। ओस, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता जब ठोस वस्तु पर पानी की बूंदे के रूप में जमा हो जाए, यानी पत्ता, पत्थर, घास, भूस जितना भी दिखते हो, तो उसको क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। ओस की कब बनेगा ओस? ओस की बनने की शर्तें क्या है? क्या गुनगुना रहे हैं? ओस की ओस बनने या निर्माण होने की अवस्थाएं या शर्तें क्या है? पहला, आकाश साफ होना चाहिए, हवा शांत होना चाहिए, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता
सापेक्षिक आर्द्रता कैसा हो? उच्च हो। ठंडी एवं लंबी रातें हो। और शांत बिंदु हिमांक बिंदु से क्या हो? ऊपर हो। हंस क्यों रहे? हम हंस रहे तो तुम लोग हंस क्यों रहे हो? वशांक बिंदु हिमांक बिंदु से क्या हो? ऊपर के नीचे? ऊपर हो। ओस पड़ने के लिए वशांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ओस पड़ने के लिए वशांक का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए? इसलिए कभी किसी चीज को क्या बोलते हैं इसको, पीछे नहीं जाना चाहिए या पीछे नहीं भागना चाहिए, या उसे छुटकारा। जैसे मान लिया जाए तुम को बहुत से विद्यार्थी है केमिस्ट्री या साइंस से भागता है, रिजल्ट क्या होता है? नहीं होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ से इंसान को नहीं भागना चाहिए। या तो अनुकूल है तो आसानी से ग्रहण कर ले, या तो उसे निपटे। तो ये चीज़ें इंसान को किसी भी चीज़ें से नहीं भागना। कोई भी चीज़ें आपके जीवन में या तो उसको आपके अनुकूल हो तो ग्रहण करें, और नहीं तो उसका क्या है, डट के मुकाबला करें। तभी आप विजय पा लेंगे किसी भी चीज़ों पे, किसी भी चीज़ों पे। तो ये था ओस से संबंधित चीज़ें, ये जरूर याद रखेंगे। परिस्थितियाँ या शर्तें जो लिखाते हैं बीपीएससी इसी में फंसाएगा। तुषार या पाला, पाला देखी हो कोई? हाँ, तुषार या पाला। जब धरातल पर तापमान हिमांक से क्या आ जाए? नीचे आ जाता है। या वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल बूंद के स्थान पर बर्फ में बदल जाए, ये होगा, बर्फ में बदल जाए तो क्या कहलाएगा? तुषार या पाला। नहीं कहता पाला पड़ रहा है, एकदम ठंडा, एकदम आग लगा के बैठल है। हाँ, देखे हो, वही है। इसके लिए क्या शर्तें हैं? जो इसका शर्तें हैं वही, इसलिए सामने टिक मार दिए, टिक 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 टिक। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब जो शर्तें ओस बनने का होगा वही शर्तें तुषार या पाला बनने का होगा, इसलिए टिक मार दिए। वितरण, तुषार या पाला का वितरण कहाँ है, कहाँ सबसे अधिक है? तो उच्च एवं मध्य अक्षांश में ये पाला पड़ता है। पाला कहाँ पड़ता है? उच्च या मध्य अक्षांश में। ठीक है, तो उच्च अक्षांश किसको बताता है? ध्रुवीय क्षेत्र क्या है? उच्च अक्षांश पे। मध्य अक्षांश पे कौन कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। क्लियर हो गया ना? तुषार या पाला का वितरण उच्च एवं मध्य अक्षांश में पड़ता है। तो उच्च अक्षांश ध्रुवीय प्रक्षेत्र और मध्य अक्षांश उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में केवल उच्च भाग में पूछेगा, उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध के उच्च भाग में, उष्ण कटिबंध के मध्य भाग में, उष्ण कटिबंध के निम्न भाग में। आईएएस का क्वेश्चन इतना सटा कर आता है ऑप्शन, बीपीएससी सीधा देगा उष्ण कटिबंध। तो क्या उष्ण कटिबंध में पड़ता है, लेकिन उष्ण कटिबंध के केवल कौन भाग में? उच्च भाग में। और उष्ण कटिबंध में तुषार या पाला पड़ता है तो कौन सा ऋतु में? केवल शीत ऋतु में। ध्यान रखना है। गर्मी ऋतु में पाला पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं पड़ेगा। अब ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक तुषार या पाला कहाँ पड़ेगा? ध्रुवीय क्षेत्र में सालों भर बर्फ जमा रहता है। प्रभाव, जब तुषार या पाला पड़ेगा तो फसलों एवं वनस्पति के लिए क्या होगा? हानि पहुंचेगा, लाभदायक नहीं होगा। चलो लिखो। विद्यार्थी मेरा आपके क्लास में है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आर्द्रता का स्वरूप या तत्व या भाग में। इसमें हम लोग कोहरा या कोहरा, ये सब तो व्यवहारिक चीज़ें हैं। व्यवहारिक चीज़ें जो आपको दिखता हो और वही चीज़ पूछा भी जाता है, उसी चीज़ को पूछना भी है। क्योंकि आपको बीपीएससी हो या कोई भी कमीशन हो, आपको एक लोक सेवक बना रहा है। लोक सेवक बनने के लिए आपको व्यवहारिक चीज़ें जानना जरूरी है। जो आपके पास दिखता है वही पूछता है, जो आपके पास नहीं दिखता वो नहीं पूछेगा। पीटी हो चाहे मेंस हो, आप देखिए प्रीवियस देखते भी होंगे। कोहरा या कोहरा किसको कहते हैं? वायुमंडल के निचले परत। वायुमंडल के निचले परत कौन है? सबसे निचला सौमंडल है। सौमंडल के निचली भाग में, सौमंडल के भी निचली भाग में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? धूल कण, धुएं के रज और संघनित जलपिंड। इसको क्या कहेंगे?
कोहरा। कोहरा देखते ही होगा ठंडा दिन में। निर्माण की स्थिति, कोहरा कब निर्माण होता है? धूलकण में संघनन की प्रक्रिया होता है तब। धूलकण में संघनन की प्रक्रिया होगा तभी कोहरा का निर्माण होगा। औषांक से नीचे वायु का तापमान क्या होगा? कम होने पर। और दृश्यता, दृश्यता का इसका दिखना कितना तक आप दे सकते हैं? 300 मीटर यानी 1 किलोमीटर से कम। आप कोहरा में देखते दिखाई नहीं पड़ता है ठंडे के दिनों में। और न्यूनतम 0 तक जा सकता है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वहाँ भी आदमी खड़ा है, यहाँ पे भी तो नहीं दिखता है। भयानक कोहरा ठंडे के दिन में आप देखोगे। तो न्यूनतम है 0 तक, अधिकतम 300 मीटर माना है भूगोल वेत्ता ने, यानी 1 किलोमीटर से कम ही। 300 मीटर यानी 1 किलोमीटर से कम। धुआंसा, धुआंसा का निर्माण 2 स्थिति में। पहला, ज्वालामुखी उद्गार के बाद भी धुआंसा बनता है, और या तो औद्योगिक क्षेत्र, जो उद्योग धंधा है, प्लांट है, उस क्षेत्र में, कारखानों वाले क्षेत्रों में जो धुआं निकलते रहता है, उससे भी धुआंसा का निर्माण होता है। धुआंसा का निर्माण 2 कारण है, एक ज्वालामुखी उद्गार के बाद, दूसरा औद्योगिक कारखाने वाले क्षेत्रों में। निर्माण की प्रक्रिया, इसका भी निर्माण संघनन प्रक्रिया द्वारा ही होता है धुआंसा में, या कोहरे से पहले निर्मित होता है। धुआंसा कोहरे से पहले की प्रक्रिया है कि बाद की प्रक्रिया है? पहले की प्रक्रिया है। यह कोहरे तथा धुएं का क्या है? कोहरा प्लस धुआं का मिश्रण ही क्या कहलाएगा? धुआंसा कहलाएगा। इसका दृश्यता अधिकतम वही होगा जो इसका होगा, 300 मीटर यानी 1 किलोमीटर से कम, न्यूनतम 0 तक। धुंध या कुहासा, अभिप्राय, अभिप्राय मतलब परिभाषा है, हल्के फुल्के कोहरों को कुहासा या धुंध कहते हैं। हल्का फुल्का कोहरा जब है तो वो धुंध या कुहासा। गांव के में बहुत से जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी कहते हैं धुंध लग गए, तो ये है धुंध। दृश्यता अधिकतम 1 किलोमीटर से अधिक यानी 2 किलोमीटर तक माना, उससे 2 मीटर से कम। 1 किलोमीटर से अधिक परंतु 2 किलोमीटर से कम। न्यूनतम ये भी 0 तक ही जा सकता है इसकी स्थिति, ऐसा भूगोल वेत्ता ने माना है। तो ये आपका था आर्द्रता का तत्व, स्वरूप या भार। चलिए लिखिए। चलिए तो अब आगे देखिए। आप आर्द्रता में भाग, स्वरूप उसका पढ़ लिए थे। अब आर्द्रता का मान बिंदु हम लोग पढ़ते हैं। मान बिंदु, औषांक, औषांक, औषांक बिंदु, हिमांक बिंदु। मान बिंदु 3 है, औषांक, औषांक बिंदु, हिमांक बिंदु। औषांक किसको कहते हैं पहले ये समझिए। तो वायु के जिस तापमान पर, वायु के जिस तापमान पर जल का गैसीय अवस्था, यानी वायु का कोई तापमान है और जल का जो गैस रूप है और वह परिवर्तित होकर तरल अवस्था या ठोस अवस्था में बदल जाए। वायु के किसी तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, जो भी हो, वायु के जिस तापमान पर जल का गैसीय अवस्था, यानी जल जो गैस रूप में है, जिस तापमान पर वो जल जो है गैस रूप में है, उसी तापमान पर परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर तरल अवस्था या ठोस अवस्था में बदल जाता है। जल, जब जल गैस अवस्था से परिवर्तित होकर तरल या ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे औषांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब जल है, जल है गैस का रूप में, और ये बदल के हो गया अब जल किस रूप में? बदल कर बन गया ठोस या तरल। तो ये क्या, जब ये जल जो है कोई तापमान पर, तापमान लेते हैं, तापमान पर एक दूसरे को हम अति कर लेते हैं। गैस का रूप जो है तापमान पर बदल कर, जल का गैस रूप जो है तापमान पर बदल कर ठोस और तरल बन जाए, ठोस और तरल बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? औषांक, ही औषांक कहलाता है। औषांक इसी को कहते हैं। जब जल गैस रूप से ठोस या तरल में बदल जाए तो औषांक कहते हैं। ठीक है, तो विशेषताएं समझिए। औषांक पर वायु क्या होती है? संतृप्त होती है,
वसांक पर वायु क्या होगा, हमेशा संतृप्त होगा। और वसांक का सापेक्ष आर्द्रता कितना होगा, 100% होती है। पूछेगा वसांक का सापेक्ष आर्द्रता कितना होता है, तो 100% होता है। वसांक पर वायु क्या होती है, संतृप्त होती है। क्लियर हो गया। अब आइए वसांक बिंदु, तो वसांक पर है वसांक बिंदु। जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे वसांक कहते हैं। वायु को आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है, निरपेक्ष आर्द्रता बराबर होता है। यानी वसांक बिंदु किसको कहते हैं, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो, दूसरा वायु को आर्द्रता धारण करने की क्षमता हो, वायु को आर्द्रता धारण करने की क्षमता हो, तीसरा निरपेक्ष आर्द्रता बराबर हो। ये तीनों कंडीशन जब पूरा होगा तो उसको बोलते हैं वसांक बिंदु। तीनों कंडीशन होना चाहिए वसांक बिंदु में। वसांक बिंदु किसको कहते हैं, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो, वायु को आर्द्रता धारण करने की क्षमता हो और निरपेक्ष आर्द्रता बराबर हो, उसे हम वसांक बिंदु कहते हैं। हिमांक बिंदु का किसको कहते हैं, वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ परिवर्तित होकर ठोस रूप में हो। यहाँ पर गैस पदार्थ जो है वो ठोस और तरल में है। गैस जो है जल का गैसीय रूप ठोस और तरल में, तो वसांक यहाँ कहता है कि कोई तापमान पर वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ परिवर्तित होकर ठोस हो जाए। यहाँ पे परिवर्तन में जल का गैस का परिवर्तन में ठोस और तरल दोनों है। यहाँ पे गैस में परिवर्तन नहीं, तरल से ठोस बदले, तरल से ठोस बदले। जैसे मान लीजिए तरल से ठोस बदले तो उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ परिवर्तित होकर ठोस रूप में बदल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हिमांक। जैसे वाष्प, बर्फ, ये सब क्या है, हिमांक का उदाहरण है। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस नहीं देगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, दोनों में कोई नहीं देगा। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यही होता है। यानी शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये था आपका समान भूगोल के अंतर्गत आर्द्रता के विभिन्न आयाम हमने पढ़ाया, अभिप्राय पढ़ाया, आर्द्रता का प्रकार आपको बताया, आर्द्रता का स्वरूप या प्रकृति बताया या भाग, या और आर्द्रता का मान बिंदु बताया। निश्चित इसको पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका होगा, नहीं रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा। और अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करेंगे, ये अनुरोध है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं, आपका भविष्य का उज्जवल हो, इसी का हम कामना करते हैं। और इसको आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, और एक बार लिखने के बाद, पढ़ने के बाद 4 से 5 बार जरूर एक ही दिन में रिवीजन कर लीजिए। जो नया चीज़ पढ़ते हैं अगर उसको अपना बनाना है तो आपको एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, उसे 5 बार उसी दिन में रिवीजन कर लें बोल बोल के, तो वो आपका सदा के लिए आपका अपना हो जाएगा। नहीं तो वरना आप इसको पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो, और 5 बार एक दिन में नहीं रिवीजन करेंगे तो वो आपका नहीं हो सकता, वो किताब ही रह जाएगा। ये मेरा सुझाव है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। अगले क्लास में आपको हम वर्षा, बादल बताएंगे। 3 चीज़ें हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वायुमंडलीय का लास्ट टॉपिक होगा वर्षा और बादल। तो अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।